सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे थे क्लास 10 का, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि सेक्टर्स जो होते हैं वो 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, और वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में हमने जाना था वो नेचुरल रिसोर्स, रॉ मटेरियल जिसमें हम यूज करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, पशुपालन हो गया, वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में होता है। हमने सेकेंडरी सेक्टर देखा था जिसमें हम देखे कि रॉ मटेरियल को या प्राइमरी सेक्टर के चीजों को यूज करके उसका प्रोसेस करके हम कुछ नई चीज बनाते हैं, उसकी वैल्यू को इनहेंस करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे कॉटन सस्ता होता है, उससे बनी हुई शर्ट 800, 1000, 1500 की बिकती है। आलू 2 रुपए का एक आलू होता है और उससे बनी चिप्स 20 रुपए की पैकेट होती है। तो और इसका 29.02% लगभग 30% हमारी इकोनॉमी में योगदान भी है। अब हम टर्सरी सेक्टर को देख लिए थे जिसमें सेवाएं आती हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूर हो गया, ट्रेवल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब एक कंपैरिजन करना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम करेगा तो हम इकोनॉमी का ग्रोथ कहेंगे। तो आप नॉर्मली लोग ये बोलेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर जब ज्यादा बूम करता है तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, पर दोस्तों ये आंसर सही नहीं है। टर्सरी सेक्टर जितना ग्रोथ करता है किसी इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप कही जाती है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इन सबका टर्सरी सेक्टर बहुत आगे है, जबकि सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी उससे भी कम होता है, तब वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप कही जाती है। अब इसका एग्जांपल है, चर्चा करके हम देते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, आप अपना इंश्योरेंस एक रिक्शे वाला कराएगा या एक 50,000, 1 लाख रुपए कमाने वाला कराएगा? कौन इंश्योरेंस अपना कराता है? आपका आंसर होगा जो पैसा ज्यादा कमा रहा है। एक रिक्शे वाले के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना इंश्योरेंस कराए, वो तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट पालना चाहेगा किसी तरीके से। मतलब जब इनकम ज्यादा होगी तभी हम टर्सरी सेक्टर में एंट्री करते हैं। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान घूमने गए हैं? हो सकता है कुछ लोग गए हो, मैं तो आज तक नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मतलब जब मेरी इनकम ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहेगी तभी हम सर्विस का, सेवा का, टूर एंड ट्रेवल का यूज करते हैं। अब मॉल में देखे होंगे कि पानी का एक बॉटल जो 20 रुपए का है वो 60 रुपए का बिकता है, बिल आता है 60 रुपए। हालांकि MRP लिखी जाती है 20, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा रहता है? सर्विस टैक्स मिला करके 60 रुपए। अब उसका पानी कौन पिएगा भैया? जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे। मतलब ऑलरेडी अगर आपकी इकोनॉमी बूम की रही होगी, बढ़ी रही होगी, आप अमीर हो चुके होंगे, तभी आप टर्सरी सेक्टर में एंट्री करेंगे, तभी आपके यहाँ का टर्सरी सेक्टर ग्रोथ करेगा। तो टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ करने का क्या मतलब है कि आपके पास पैसे ज्यादा, जितना ज्यादा पैसे रहेंगे आदमी उतना टर्सरी सेक्टर का यूज करेगा। इतना पैसा इतना टर्सरी सेक्टर में जाएगा, इतना पैसा इतना, तो जितना पैसा बढ़ेगा आदमी उतना सुख सुविधाओं का, सेवाओं का लाभ उठाता है। आप स्पा कब कराते हैं? जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते। कोई मजदूर कभी स्पा नहीं कराता है सैलून में, वही लोग कराते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम सारी सर्विसेज का यूज कब करते हैं? जब हम ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा हो चुके होते हैं। अब यहाँ जो लिखा वो क्या कह रहा है? हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब इसको हम समझते हैं कि जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन है। अब अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, ये एक टर्सरी सेक्टर है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो आपके पास अच्छे पढ़े लिखे लोग ना इंजीनियर होंगे, ना डॉक्टर होंगे, ना टीचर होंगे, ना साइंटिस्ट होंगे। तो जब ऐसे लोग नहीं होंगे तो आपका सेकेंडरी सेक्टर में बूम नहीं करेगा, है ना। डिफेंस, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। अगर डिफेंस ना रहे, सुरक्षा ना रहे, तो आपकी देश को, आपकी इकोनॉमी को कोई भी दूसरा देश कभी भी हड़प कर सकता है। अच्छे हॉस्पिटल ना रहे तो बड़े भैया विद्वान लोग आपकी कंट्री में हैं और सब बीमार पड़े हैं, काम कौन करेगा? काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी गिर जाएगी। अब देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इनको क्या चाहिए? सामान को लाना, ले जाना, कोयलों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, सब्जी को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, कपड़ों को यहाँ पहुँचाना,
फल मार्केट से फल उठा करके दूसरे स्टेट्स में ले जाना, ये कौन करता है? ये सब सर्विस सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है। तो टर्सरी सेक्टर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी बैठ जाएंगे। और टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब की बात हम पहले कर चुके हैं। तो कुल मिला के टर्सरी सेक्टर सबको देख रहा है, लेकिन फिर भी आप भूलिएगा मत, प्राइमरी सेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी सेक्टर दोनों के लिए बैकबोन का काम करती है। और टर्सरी सेक्टर जितना ग्रोथ करता है किसी इकोनॉमी को उतना ही डेवलप माना जाता है। अब आप कहेंगे हम क्यों माने इस बात को? अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छी वही होती है जिसमें केवल कई सुनी बातों को ना माना जाए, बल्कि अपने माइंड से, अपने तर्क से उसको परखा जाए। तो उसका भी प्रूफ मैं अभी आपको दे रहा हूं। अब बात ये हो गई कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नोन द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम ये कहते हैं कि इतना परसेंट योगदान है, उतना परसेंट योगदान है, तो हम वस्तुओं को कैसे जान पाते हैं सभी सेक्टर में कि कितना गुड्स है, कितना सर्विस है, कितना प्रोडक्शन हुआ? क्या हम एक एक वस्तु को गिनते हैं? चीनी गिनते हैं कि इतने किलो चीनी पैदा हुई? एक एक चने को लेकर के क्या कोई काउंट करता है कितना चना हुआ? तो आंसर आएगा भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का काउंटिंग करते हैं, तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज का ही काउंटिंग करते हैं या किसी और चीज का? अभी उसको आपको आंसर मिल रहा है। पहले इसको देखिए कि गुड्स और सर्विस में दो तरह की गुड्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। दो तरह के सामान होते हैं, अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद कैसे है? जैसे कॉटन। कॉटन को आप खाएंगे तो है नहीं, कॉटन आपने पैदा किया और उस कॉटन से आपने क्या बना दिया? कपड़े बना दिया, और कपड़े को आपने क्या किया? कंज्यूम कर लिया। देखो मैंने कुर्ता पहन लिया, तो मेरा कुर्ता हो गया फाइनल गुड, अंतिम उत्पाद। जबकि ये जिस रेशे से, जिस कॉटन से बना है वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि इसी से बना है। इसी तरीके से चिप्स और आलू का एग्जांपल हम ले सकते हैं। आलू क्या हो गया? इंटरमीडिएट, और चिप्स क्या हो गया? फाइनल। लेकिन अगर आपने आलू की बढ़िया भुजिया सब्जी शानदार बना करके खाई तो आलू ही आपके लिए फाइनल हो जाएगा। एक वीडियो मैंने बताया भी था कि अगर चने को हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो चना फाइनल गुड्स होता है। उसका बेसन बना के हम पकौड़े बनाते हैं तब बेसन फाइनल गुड्स होगा। लेकिन उस बेसन से अगर हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू फाइनल गुड्स होगा। हम केवल फाइनल गुड्स का यूज करते हैं, क्योंकि अगर चने का भी आपने पैसा लगा लिया, फिर बेसन का भी आपने पैसा लगा लिया, फिर लड्डू का भी लगाया, तो लड्डू में ऑलरेडी बेसन मिला है, तो एक ही वैल्यू 3 बार मल्टीपल हो गई। तो हम केवल फाइनल गुड्स की बात करते हैं। तो क्या हम सारे फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं, गिनते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को देखते हैं, उसकी कीमत को आंकते हैं और बताते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year, एक फिक्स वर्ष में जितना गुड्स और सर्विस का, ऐसे गुड्स और सर्विस का फाइनल अंतिम उत्पाद का उत्पादन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। उसी को हम उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। हालांकि ये काउंटिंग बहुत कठिन है, हम नॉर्मल लोग इसको नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बहुत ज्यादा संस्थाएं मिलकर ये काम करती हैं, तो हमारे लिए इतना समझना बहुत। अब देखिए सेक्टर्स में कुछ चेंजेस आए। हिस्टोरिकल चेंजेस मतलब कि ऐतिहासिक चेंज, मतलब समय समय में कैसे सेक्टर में परिवर्तन आया, इसको भी जानना जरूरी है। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए छोड़ा है, वो अभी आगे कवर करते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए, मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। खेती का मेथड चेंज हुआ, आप सभी जानते हैं। पहले बैल से खेती होती थी, उसके पहले ऐसे ही होती रही होगी, और आज ट्रैक्टर से होती है। पहले हाँ काटने के लिए लोग खेत में जाते थे और हंसिया लेकर के काटते थे, 1 महीने लग जाता था। अभी मशीन आता है, 1 घंटे में आपका 1 एकड़ खेत काट करके और वहीं तुरंत गेहूं निकाल करके आपको दे देता है। तो इससे क्या हुआ? जब मेथड चेंज हुआ तो खेती क्या हो गई? एग्रीकल्चर प्रॉस्पर हुआ, धनी हुआ, समृद्ध हुआ। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए
ब्रिटिश काल में जाइए तो इंडिया में कॉटन कपड़े बनते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने मशीनें ले आई तो उनके क्लॉथ्स बहुत फाइन होने लगे। और अगर हम हाथ से 10 कुर्ता बनाते हैं एक महीने में, तो मशीन एक दिन में 100 कुर्ते बना सकती है। ये अंतर होने लगा, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है बढ़ गया और फाइन प्रोडक्शन होने लगा, अच्छी क्वालिटी का, और वो जॉब भी क्रिएट होने लगा, लोग वहां पर नौकरियां करने लगे। अब देखिए टर्सरी सेक्टर में हमने प्राइमरी सेक्टर देख लिया। इन द पास्ट 100 years टर्सरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड जॉब क्रिएशन। आईटी सेक्टर में सबसे अधिक लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मोबाइल की कितने कॉल सेंटर है, कितने लोगों को वहाँ पर जॉब मिलता है, बहुत सारे लोग उससे नौकरी पाते हैं। टूर एंड ट्रेवल में कितनी कमाई होती है, टूर से कितना नौकरी मिलती है, कितने जॉब मिलते हैं। हालांकि कुछ 100 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, कोई नहीं जाता था इतना घूमने, ना फ़ोन थे, ना मोबाइल थे, ना टीवी थे। आज ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये एक चेंज है, समय के अनुसार तीनों सेक्टर में एक परिवर्तन आया है। लेट्स कंपेयर द 3 सेक्टर्स। तब जब हम कंपेयर किए, अभी हम पहले कर चुके थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज टर्सरी सेक्टर, क्योंकि टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा होगा तभी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप करेगी, क्योंकि टर्सरी सेक्टर से ही आपको हॉस्पिटल मिलता है, एजुकेशन मिलता है, टर्सरी सेक्टर से ही आपका आईटी कम्युनिकेशन डेवलप करता है, टर्सरी सेक्टर ही सेवा होती है, आपका इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी होती है, बहुत सारी चीज़ें, टूर एंड ट्रेवल होता है, ये सब कुछ टर्सरी सेक्टर कवर करता है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, अभी 1973 और 2000 का डाटा है, अभी 2020 का डाटा और अंतर रहेगा। 1973 में देखिए ये पीला वाला टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर 15% था, 2000 में 22% हो गया। तो आप बताइए आपकी कंट्री डेवलप कब ज़्यादा थी? 73 में, 2000 में आप कहेंगे 2000 में ज़्यादा डेवलप थी। अभी तो ये आंकड़ा बढ़कर के और ज़्यादा हो गया है। ये एम्प्लॉयमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट 73 में 10% था और 2000 में हुआ 18% लोगों को रोजगार दे रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर इतना ज़्यादा रोजगार दे रहा था 1973 में, और 2000 में उसमें रोजगार की संख्या कम हुई। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है, तो टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि प्राइमरी सेक्टर में रोजगार घटते जा रहे हैं। इसी तरीके से जीडीपी में भी देख लीजिए, 1994, 2004 एंड 2014, तो हम देख रहे हैं ये नीला वाला सर्विस सेक्टर है, ऑरेंज वाला आपका इंडस्ट्री है सेकेंडरी सेक्टर, और ग्रीन वाला प्राइमरी सेक्टर है। 14 में देखिए कि जीडीपी में सबसे अधिक भाग किसका भैया? तो टर्सरी सेक्टर का है, और सबसे कम भाग किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है। तो हमारी कंट्री 1994 से ज़्यादा डेवलप 2014 में हुई है। मतलब टर्सरी सेक्टर जितना ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी उतनी डेवलप हो रही है। अब ये और कंट्रीज का देख लीजिए, इंडिया, चाइना, मेक्सिको, ब्राजील, यूके और यूएस। इंडिया में आप देखिए कि जो सर्विस सेक्टर है वो कितना जीडीपी में योगदान दे रहा है और कितना सर्विस एम्प्लॉयमेंट में। तो जीडीपी में 53.32% योगदान दे रहा है और रोजगार में 28.6। जबकि यही आप अमेरिका में अगर देखेंगे तो अमेरिका में जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी में 79.3 है और एम्प्लॉयमेंट में 80 है। अब बताइए ज़्यादा डेवलप अमेरिका है इंडिया? तो आप कहेंगे अमेरिका ज़्यादा डेवलप भैया। तो देख लीजिए अमेरिका डेवलप क्यों है? क्योंकि उसका टर्सरी सेक्टर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। तो प्रूफ हो जाता है जिस देश में, जिस कंट्री में जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में सीधे कहें कि टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ होता है, सेवा क्षेत्र का, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप कही जाती है। और इसको हम चर्चा इसकी पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए कितना और कुछ तरीके के सेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। दो तरीके के और सेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं।
जो संगठित हों और जो असंगठित हों। अब वो संगठित और असंगठित क्या होते हैं? तो ऑर्गेनाइज्ड को देखिए, दिस सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज व्हिच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ड्राफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गेल एक्सेट्रा। सिंपल सी बात है, जो संगठित हों, मतलब कि जो गवर्नमेंट से, सरकार से रजिस्टर्ड हों, जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हों, और भी साथ में साथ अभी इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो रजिस्टर्ड हो, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और अनऑर्गेनाइज जो कहीं से रजिस्टर्ड ना हो, जिनका कोई रूल रेगुलेशन ना हो, जब चाहे काम करें, जिसको चाहे रखें, जिनकी चाहे सैलरी दें, जब चाहे निकाल दें। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बुक्स को जरूर पढ़िए, सेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझिए, और जल्दी हम मिलते हैं इसके अंतिम और थर्ड पार्ट में। वीडियो को लाइक शेयर करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।